साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 5। भारती हंस पड़ी, बोली, यदि म्लेच्छ जीवन दान दे तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मुंह में जल देते ही प्रायश्चित होना चाहिए। फिर जरा हंसकर बोली, अच्छा मैं जा रही हूँ, अगर कल समय मिला तो एक बार देखने आऊँगी। ये कहकर जाते जाते अचानक घूम कर बोली, और ना आ सकूँ तो तिवारी के अच्छा हो जाने पर उससे कह दीजिएगा कि अगर आप ना आ जाते तो मैं न जाती। लेकिन म्लेच्छ का भी तो एक समाज है, आपके साथ एक ही कमरे में रात बिताने में वो लोग भी अच्छा नहीं मानते। कल सवेरे आपका चपरासी आएगा तो तलवलकर बाबू को खबर दे दीजिएगा, सब व्यवस्था करेंगे। अच्छा, नमस्कार। अपूर्व ने कहा, करवट बदलवाने की ज़रूरत पड़ी तो कैसे बदलूँगा? सावधान होकर बदलिएगा, मैं स्त्री होकर अगर कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपूर्व चुप ही रहा। जाने के लिए भारती ने जो ही दरवाज़ा खोला, अपूर्व ने भय से आकुल होकर कहा, और अगर ये बैठ जाए, अगर रोने लगे? इन प्रश्नों का उत्तर न देकर भारती दरवाज़ा बंद करके चली गई। जब तक उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती रही, अपूर्व शांत बैठा रहा, लेकिन खामोशी होते ही स्वयं को न संभाल सका। भय से दौड़ता हुआ बाहर आया, देखा भारती तेजी से चली जा रही है। मिस भारती ना कहकर उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा, भारती। भारती के मुड़कर देखते ही अपूर्व दोनों हाथ जोड़कर बोला, जरा इधर आइए। भारती लौट पड़ी। अंदर जाकर देखा, वहाँ अपूर्व नहीं है, तिवारी अकेला पड़ा है। वो बरामदे में भी नहीं था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर नज़रें दौड़ाकर देखा, स्नान घर का दरवाज़ा खुला है। दरवाजे के अंदर गर्दन बढ़ाकर देखा तो उसके भय की सीमा नहीं रही। अपूर्व फर्श पर पड़ा था। उसने दोपहर को जो कुछ खाया था उलट दिया था। आंखें बंद हैं और शरीर पसीना पसीना हो रहा है। पास जाकर बोली, अपूर्व बाबू। अपूर्व ने आंखें खोलकर देखा, लेकिन फिर तत्काल आंख मूंद ली। एक पल दुविधा के बाद भारती उसके पास आ बैठी और माथे पर हाथ रखकर बोली, उठकर बैठना होगा, सिर पर और मुंह में जल न देने पर तबीयत ठीक नहीं होगी अपूर्व बाबू। अपूर्व उठ बैठा। भारती हाथ पकड़कर उसे नल के पास ले गई और नल खोल दिया। उसने हाथ मुंह धो डाले। भारती उसे धीमे धीमे कमरे में ले आई और चारपाई पर लिटाकर आंचल से उसके हाथों और पैरों का पानी पोंछ डाला। फिर पंखे से हवा करती हुई बोली, जरा सोने की कोशिश करो, मैं आपके स्वस्थ न होने तक यहीं रहूँगी। अपूर्व लज्जित होकर बोला, लेकिन आपका खाना? भारती बोली, आपने खाने का अवसर ही कहाँ दिया? पल भर चुप रहकर अपूर्व ने पूछा, अच्छा, आपको मिस भारती न कहकर पुकारने पर आप क्या नाराज़ होंगी? ज़रूर, लेकिन केवल भारती कहकर पुकारने पर नहीं होंगी। लेकिन और लोगों के सामने? भारती हंसकर बोली, और लोगों के सामने भी, लेकिन अब चुप होकर ज़रा सो जाइए, मुझे काफ़ी काम करने हैं। अपूर्व बोला, सोते हुए डर लगता है, पीछे कहीं तुम चली न जाओ। अगर जागते रहने पर भी चली जाऊं तो आप क्या कर लेंगे? अपूर्व चुप रह गया। भारती बोली, हमारे म्लेच्छ समाज में क्या नेकनामी और बदनामी से बचकर नहीं चलना पड़ता? अपूर्व की बुद्धि ठिकाने नहीं थी। प्रत्युत्तर में उसने एक विचित्र प्रश्न कर डाला। बोला, मेरी माँ यहाँ नहीं है, मेरे बीमार पड़ जाने पर आप क्या करेंगी? तब तो आपको ही रहना होगा। मुझे रहना होगा? आपके मित्र तलवलकर बाबू को खबर देने से काम नहीं चलेगा? अपूर्व ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। या तो माँ या फिर आप दोनों में से एक को न देख पाने पर मैं नहीं बचूंगा। कल अगर मुझे चेचक निकल जाए तो आप ये बात भूल मत जाना। उसके अनुरोध के अंतिम शब्द किस तरह सुनाई दिए कि भारती जैसे स्वयं को ही भूल गई। बिछौने के एक छोर पर बैठकर अपूर्व के शरीर पर एक हाथ रखकर रुंधे गले से बोली, नहीं, नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। इस बात को क्या कभी भूल सकती हूँ? लेकिन इन शब्दों के मुंह से निकलते ही अपनी भूल समझकर एकदम उठ खड़ी हुई। जोर लगाकर जरा हंसकर बोली, लेकिन अच्छा हो जाने पर भी तो कम विपत्ति नहीं आएगी अपूर्व बाबू। धूमधाम से प्रायश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, आप सो जाइए, मुझे बहुत काम करने हैं। कौन से काम? खाना खाना है। भारती बोली, खाना तो दूर, अभी तक स्नान भी नहीं किया। लेकिन सांझ के समय स्नान करने से बीमार न पड़ जाओगी?
भारती बोली, असंभव नहीं है, लेकिन स्नान घर में आपने जो गंदगी फैला दी है उसे साफ करने पर स्नान किए बिना क्या रहा जा सकता है? अपूर्व लज्जित होकर बोला, वो सब मैं साफ कर दूंगा, आप मत कीजिए, कहकर वो उठने लगा। भारती रूठ कर बोली, अब बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोने की कोशिश करो। लेकिन ऐसे कोमल आदमी को माँ ने विदेश कैसे भेज दिया, यही सोच रही हूँ। उठिए मत, वो नहीं है। बनावटी क्रोध और शासन के स्वर में आज्ञा देकर वो चली गई। निर्जीव की तरह अपूर्व कब सो गया वो जान भी न सका। उसकी नींद टूटी भारती के पहुंचने पर। आंखें मलकर उठने पर देखा रात के 12 बज गए हैं। भारती सामने खड़ी है। अपूर्व की पहली नज़र पड़ी उसके बालों की लंबाई पर। सुगंधित साबुन की गंध से कमरे की हवा हठात पुलकित हो उठी थी। काली पाड़ की साड़ी पहने है, बदन पर अंगियां न होने के कारण वहाँ का अधिकतर भाग दिखाई दे रहा है। भारती की ये मानो कोई नूतन मूर्ति है जिसे अपूर्व ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मुँह से एकाएक निकला, इतने भीगे बाल सूखेंगे कैसे? कैसे सूखेंगे आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ आइए। तिवारी कैसा है? ठीक है, कम से कम आज की रात तो आपको सोचना न पड़ेगा। उसके साथ साथ दूसरे कमरे में आकर देखा एक छोटी सी टोकरी में कुछ फल फूल, एक थाली, एक गिलास रखा है। भारती ने दिखाकर कहा, इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता था। पानी से सब धो डालिए, थाली गिलास सब। गिलास में जल लेकर उस कमरे में जाइए, मैंने आसन लगा दिया है। अपूर्व ने पूछा, आप ये सब कब ले आईं? भारती बोली, आप सो रहे थे, पास ही फलों की दुकान है, दूर नहीं जाना पड़ा। टोकरी तो आप लोगों की ही है। फिर जाते जाते सावधान करती गई, चाकू धोते समय कहीं हाथ मत काट लेना। कुछ देर बाद अपूर्व आसन पर बैठा फल काट रहा था और पास ही बैठी भारती हंस रही थी। अपूर्व ने कहा, आप हंसिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने मेरे भोजन की जो व्यवस्था की है उसके लिए सहस्रों धन्यवाद। माँ के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं करता। उसकी बात को अनसुनी करके भारती ने कहा, हंसती हूँ क्या अपनी इच्छा से अपूर्व बाबू? तिवारी के स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही माँ को चिट्ठी लिखूंगी कि या तो वो आ जाएं या फिर अपने लड़के को वापस बुला लें। ऐसे मनुष्य को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। अपूर्व बोला, माँ अपने लड़के को अच्छी तरह जानती है, लेकिन देखिए, अगर यहाँ मेरे बजाय मेरे भाइयों में से कोई होता तो आपकी इतनी बातें न चलती। वो लोग आपसे ही सारे काम कर लेते हैं। भारती समझी नहीं। अपूर्व बोला, भाई सब कुछ खाते पीते हैं, मुर्गा और डिनर बिना उनके पेट नहीं भरता। भारती आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? अपूर्व बोला, सच कह रहा हूँ, पिताजी भी तो आधे ईसाई थे। माँ को उस हालत में क्या कम कष्ट भोगने पड़े थे? भारती उत्सुक होकर बोली, क्या ये सच है? लगता है माँ जी भयानक हिंदू हैं। अपूर्व बोला, भयानक क्यों? हिंदू घर की लड़की को जैसा होना चाहिए वैसी ही हैं। माँ की बात कहते कहते उसका स्वर करुण और स्निग्ध हो उठा। बोला, घर में 2 बहुएं हैं, फिर भी माँ को अपनी रसोई आप ही बनानी पड़ती है। लेकिन माँ का स्वभाव ही ऐसा है, कभी किसी पर दबाव नहीं डालती, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। कहती हैं, मैं भी तो अपने आचार विचार त्याग कर अपने पति के मत को स्वीकार नहीं कर सकी। अगर ये लोग मेरे मत से सहमत ना हो सकें तो शिकायत करना ठीक नहीं। मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार मानकर बहुओं को चलना पड़ेगा, इसका कोई अर्थ भी है? भारती ने भक्ति और श्रद्धा से अवनत होकर कहा, माँ पुराने ज़माने की महिला हैं, लेकिन उनमें धीरज बहुत है। अपूर्व ने उत्साहित होकर कहा, धीरज? माँ के धीरज की क्या कोई सीमा है? आपने उनको देखा नहीं है, देखने पर एकदम ही आश्चर्यचकित रह जाएंगी। भारती प्रसन्न मौन मुख से टकटकी लगाए ताकती रही। अपूर्व बोला, ये मान लेना पड़ेगा कि समूचे जीवन में मेरी माँ दुख भोगती ही रहीं। उनका संपूर्ण जीवन पति पुत्रों के म्लेच्छाहार सहते ही बीता। उनका एकमात्र भरोसा मैं हूँ। बीमारी के हालत में केवल मेरे ही हाथ का पकाया भोजन मुँह में डालती हैं। भारती ने कहा, तब तो उनको कष्ट हो सकता है। अपूर्व ने कहा, शायद हो भी रहा हो, इसीलिए तो उन्होंने मुझे पहले छोड़ना नहीं चाहा, पर मैं हमेशा तो घर में बैठा नहीं रह सकता। उन्हें एकमात्र आशा है कि मेरी पत्नी रसोई बनाकर उन्हें खिलाया करेगी। भारती हंसकर बोली, उनकी इस आशा को आप पूरा करके क्यों नहीं आए? अपूर्व बोला, लड़की पसंद करके जब माँ ने सब ठीक ठाक कर लिया तभी मुझे झटपट यहाँ चला आना पड़ा।
मैं कह आया हूँ कि माँ जब चिट्ठी लिखेंगी तो आकर आज्ञा का पालन करूँगा। भारती बोली, यही ठीक है। अपूर्व बोला, मैं चाहता हूँ कि माँ को कभी दुख ना दूँ। मुझे क्या ज़रूरत है गान वाद्य जानने वाली कॉलेज में पढ़ी हुई विदुषी लड़की की। हाँ, ज़रूरत ही क्या है, भारती बोली। अपूर्व स्वयं भी किसी दिन इसका विरोधी था। भाभी का पक्ष लेकर झगड़ा करके क्रुद्ध होकर माँ से कहा था, किसी ब्राह्मण पंडित के घर से जैसे बने एक लड़की पकड़ कर लाकर झमेला ख़त्म कर दो। इस बात को आज बिल्कुल ही भूल गया। बोला, आप जो बात समझती हैं मेरे भाई और भाभियाँ उस बात को समझना नहीं चाहती। अपना धर्म मानकर चलना चाहिए। पूरा घर आदमियों से भरा होने पर भी मेरी माँ अकेली हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता है उनका। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे किसी आचरण से माँ को दुख ना हो। कहते कहते उसका गला भारी हो गया और आंखों में आंसू छलछला उठे। तभी तिवारी कुछ बड़बड़ा उठा। भारती उठकर चली गई। आज अपूर्व का तन मन भय और चिंता से अत्यंत विकल हो उठा था। माँ को अपने पास देखने की अंधी आकुलता से उसके भीतर ही भीतर कोहरा घुमड़ने लगा था। ये बात अंतर्यामी से छिपी नहीं रही, लेकिन भारती का हृदय अपमान की वेदना से तड़प उठा। थोड़ी देर बाद लौटकर उसने देखा अपूर्व किसी तरह फल काटने का काम समाप्त करके चुपचाप बैठा है। बोली, बैठे हैं, खाया नहीं? नहीं, आपके लिए बैठा हूँ। क्यों, आप नहीं खाएंगी? नहीं, इच्छा होगी तो मेरे लिए अलग रखे हैं। अपूर्व ने फलों का थाल हाथ से कुछ आगे ठेल कर कहा, क्या ऐसा कभी हो सकता है? आपने सारे दिन नहीं खाया? और उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अत्यंत सूखे दबे स्वर में उत्तर मिला, आह, आप तो बहुत परेशान करते हैं। भूखे हैं तो खाइए, नहीं तो खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। यह कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। उसके चेहरे को अपूर्व ने देख लिया। उस चेहरे को वो फिर कभी नहीं भूल सका। आने के दिन से लेकर अब तक अनेक बार भेंट हुई थी। झगड़े में, मेल जोल में, शत्रुता में, मित्रता में, संपत्ति और विपत्ति में। कितनी बार इस लड़की को देखा है, लेकिन उस दिन के देखने और आज के देखने में कोई समता नहीं है। भारती चली गई। फलों का थाल उसी तरह पड़ा रहा। अपूर्व उसी तरह काठ की तरह अवाक और निस्पंद बैठा रहा। एक आध घंटे के बाद उसने कमरे में जाकर देखा, तिवारी के सिरहाने के पास चटाई बिछाए भारती अपनी बाह पर सिर टिकाए सो रही है। वो जैसे आया था उसी तरह लौट गया और जाकर सो गया। नींद जब टूटी तो सवेरा हो चुका था। भारती ने आकर कहा, मैं अब जा रही हूँ। अपूर्व हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन अभी वो अच्छी तरह होश में भी ना आया था कि वो कमरे से निकलकर भाग पड़ी। तिवारी रोग मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी कमजोरी बाकी है। जो आदमी अपूर्व के साथ मामो गया था वही रसोई बना रहा है। तिवारी को बचाने के लिए अपूर्व के ऑफिस के अधिकारियों ने अथक परिश्रम किया था। रामदास तो कई दिन घर भी नहीं जा सका था। शहर के एक बड़े डॉक्टर से इलाज कराया गया। बर्मा देश तिवारी को कभी अच्छा नहीं लगा। अपूर्व ने उसे छुट्टी दे दी है। निश्चय हुआ कि कुछ और स्वस्थ हो जाने पर वो घर चला जाएगा। अगले सप्ताह में शायद ही संभव होगा। उस दिन की गई भारती फिर नहीं आई। तिवारी कभी सोचता भारती बहुत चालाक लड़की है, अपूर्व के आने का समाचार पाकर भाग गई। कभी सोचता अपूर्व ने यहाँ आने के बाद शायद उसका अपमान किया हो। अपूर्व स्वयं कुछ न बताता। उससे पूछते हुए तिवारी डरता कि उसकी पूछताछ से बातें खुल जाएंगी, कि उसके हाथ का छुआ हुआ जल उसने पिया है, उसका पकाया हुआ साबू बार्ली खाया है। शायद जाति इतने भयंकर रूप से नष्ट हो गई है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं। तिवारी ने निश्चय कर रखा था कि कलकत्ता पहुंचकर वो अपने गांव चला जाएगा। वहां गंगा स्नान करके किसी ब्राह्मण को भोजन करा के शरीर को कामकाज चलाने योग शुद्ध कर लेगा। इधर उधर की बातों में यहाँ की बातें अपूर्व की माँ के कानों तक पहुँचा देने से क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हालदार परिवार की नौकरी जाएगी, साथ ही समाज में बदनामी भी हो जाएगी। लेकिन इस स्वार्थ और भय के अतिरिक्त तिवारी के हाथ में एक बात और भी थी। वो बात जितनी मधुर थी उतनी ही वेदनापूर्ण भी थी। अपूर्व के मामों चले जाने के बाद इस लड़की के साथ उसका घनिष्ठ परिचय हुआ था। जिस दिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हुई, उस समय तक तिवारी का खाना पीना भी नहीं हुआ था। लड़की ने रोते हुए आकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। 2 दिन पहले ही जोसेफ मरा था। किवाड़ खोलते ही भारती कमरे में आकर उसके दोनों हाथ पकड़कर ऐसी रोई कि क्या कहें। तिवारी का पकाया हुआ भात हांडी में ही रह गया।
सारे दिन चिट्ठी लेकर ना मालूम कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ा। दूसरे दिन जाते समय उसकी आंखों के आंसू जैसे रुकना नहीं चाहते थे। इस बीच उसने भारती को कभी दीदी कभी बहन भी कहकर पुकारा था। 4-5 दिन तक स्वयं ही रसोई बनाकर खिलाई थी। फिर उसके बीमार पड़ जाने पर भारती ने उसकी कितनी सेवा की थी, ये बात वो अच्छी तरह जानता था। लेकिन याद आते ही जाति नष्ट हो जाने की बात याद आ जाती थी। सुबह स्नान करके भीगे बालों की विशाल राशि पीठ पर लटकाए प्रतिदिन उसका समाचार जानने के लिए वो आया करती थी। रसोई घर में नहीं जाती थी, कोई चीज़ नहीं छूती थी। चौखट के बाहर फर्श पर बैठकर कहती थी, आज क्या क्या पकाया है तिवारी, देखूं तो। दीदी आसन बिछा दूं? नहीं, फिर चौका धोना पड़ेगा। क्या आसन भी छूने से बिगड़ता है? भारती कहती, तुम्हारे बाबू तो सोचते हैं कि मेरे रहने से समूचे मकान को छूत लग गई है। अपना मकान होता तो शायद जल छिड़क कर पवित्र कर लेते। यही बात है ना तिवारी? तिवारी हंसकर कहता, तुम नहीं जान सकी, इसीलिए सभी को वैसा ही समझती हो। लेकिन अगर बाबू को एक बार भी अच्छी तरह जान जाती तो तुम भी कहती कि ऐसा मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। भारती कहती, नहीं है, ये तो मैं भी कहती हूँ। तभी तो जिसने चोरी होने में रुकावट डाली उसी को चोर समझ बैठे। इस विषय में अपना अपराध याद करके तिवारी दुखी उठता, बात दबाकर कहता, लेकिन तुमने भी तो काम कम नहीं किया, जानबूझकर बाबू पर 20 रुपये जुर्माना कराया। भारती कहती, लेकिन उस दंड को तो मैंने स्वयं ही झेला था। तिवारी, तुम्हारे बाबू को तो नहीं देना पड़ा? नहीं देने पड़े? मैंने अपनी आंखों से देखा कि 2 नोट देकर अदालत से बाहर आए। और मैंने भी तो अपनी आंखों से देखा था तिवारी कि तुमने कमरे में घुसते 2 नोट नीचे से उठाकर अपने बाबू को दिए थे। तिवारी के हाथ की कलछुल हाथ की हाथ में रह गई। ओह, ये सच है दीदी, लेकिन सब्जी जली आ रही है तिवारी। तिवारी ने कहा, बाबू से मैं ये बात जरूर कहूँगा दीदी। भारती हंसकर बोली, तो क्या होगा, मैं तुम्हारे बाबू से डरती थोड़ी ही हूँ। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात छोटे बाबू से कहने का अवसर तिवारी को नहीं मिला। कब और किस तरह मिलेगा वो ये भी नहीं जान सका। एक दिन बासी हल्दी से तरकारी बना रहा था कि भारती की झिड़की सुननी पड़ी, और जिस दिन स्नान किए बिना ही उसने रसोई तैयार की, भारती ने उसके हाथ का भोजन नहीं खाया। तिवारी गुस्से में बोला, तुम लोगों में इतना विचार है, देखता हूँ तुम तो माता जी को भी पार करके आगे बढ़ रही हो। भारती ने कोई उत्तर नहीं दिया, हंसती हुई चली गई। बर्मा में अब वो कभी नहीं लौटेगा। जाने से पहले भारती से भेंट होने की आशा भी नहीं है। दिन प्रतिदिन एक ही प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे रहने से उसकी छाती में भारी कसक उठती रहती है। उस दिन ऑफिस से लौटकर अपूर्व ने अचानक पूछा, भारती का घर कहाँ है तिवारी? तिवारी बोला, मैंने क्या जाकर देखा है बाबू? जाते समय तुम्हें बताया हो शायद। मुझे बताने की भला क्या जरूरत थी? मुझे बताया तो था, लेकिन ठीक से याद नहीं रहा। कल पता लगाना, अपूर्व ने कहा। तिवारी के मन में तूफान मचल उठा। अपूर्व बोला, पुलिस उस चोरी का माल देना चाहती है, लेकिन भारती के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तिवारी कुछ देर चुप रहकर बोला, उस दिन वो यही सूचना देने आई थी, लेकिन मेरी हालत देखकर फिर लौट कर न जा सकी। यदि वो देखभाल ना करती तो तू कब का मर चुका होता तिवारी, मुझसे भी भेंट ना होती। तिवारी कुछ नहीं बोला। अपूर्व ने फिर कहा, आकर मैंने देखा कि तू अंधेरी कोठरी में है, और वो है, तीसरा कोई नहीं। कहाँ जाना होगा, कहाँ सोना होगा, इसका कुछ भी निश्चय नहीं। 2 दिन पहले उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। बड़े कड़क दिल की लड़की है तिवारी वो। तिवारी चुप न रह सका, बोला, वो कब चली गई? अपूर्व बोला, मेरे आने के दूसरे ही दिन। सवेरा होते ना होते ही आवाज़ आई, अब मैं जा रही हूँ, कहकर एकदम चली गई। नाराज़ होकर गई थी क्या? नाराज होकर? अपूर्व ने जरा सोचकर कहा, नहीं जानता, शायद हो सकता है। उसे समझाया भी तो नहीं जा सकता, नहीं तो तेरा ख्याल रहता था। एक बार समाचार जानने भी नहीं आई कि तू अच्छा हो गया है या नहीं। ये बात तिवारी को अच्छी नहीं लगी। बोला, हो सकता है स्वयं अपने ही रोक शोक के झमेले में पड़ गई हो। अपने रोक शोक में? अपूर्व चौंक पड़ा। उसके संबंध में कई दिन बहुत सी बातें याद आई हैं, लेकिन ऐसी आशंका मन में पैदा नहीं हुई। अपूर्व को एकदम ध्यान आया कि उसके नए डेरे पर तो देखने सुनने वाला भी कोई नहीं है। हो सकता है अस्पताल वाले ले गए हों, हो सकता है अब तक जीवित भी ना हो। ये सब सोचकर वो मन ही मन व्याकुल हो उठा। एक कुर्सी पर
बैठकर नेकटाई वेस्टकोट खोलते खोलते उन दोनों में बातचीत शुरू हुई थी। उसके हाथ का काम वहीं रुक गया। मुंह से एक भी शब्द नहीं रहा। कुर्सी पर काठ की पुतली की तरह बैठा रहा। कुछ देर बाद तिवारी धीरे धीरे बोला, छोटे बाबू, मकान मालिक का आदमी आया था। अगर तीसरी मंजिल का कमरा लेना हो तो इसी महीने बदल लेना चाहिए, वो कह गया है। मुझे चिंता हो रही है कि कोई फिर आ जाए। अपूर्व ने पूछा, और कौन आने वाला है? तिवारी बोला, आज मांझी का एक पोस्ट कार्ड मुझे मिला है, दरबान से लिखवा कर भेजा है उन्होंने। मैं अच्छा हो गया हूँ, इसके लिए बहुत प्रसन्नता प्रकट की है। दरबान का भाई अपने गांव छुट्टी लेकर जा रहा है। उसके हाथ 5 रुपये विश्वेश्वर की पूजा के लिए भेजे हैं। अपूर्व बोला, ठीक तो है, माँ तुझे बेटे जैसा प्यार करती है तिवारी। तिवारी बोला, बेटे से भी अधिक। मैं तो चला ही जाऊंगा, माँ तो चाहती हैं कि छुट्टी लेकर हम दोनों ही चलें। चारों ओर रोग शोक। अपूर्व बोला, रोग शोक मरण कहाँ नहीं है? कलकत्ते में नहीं है? तूने शायद बहुत सी बातें लिखकर उन्हें डरा दिया है। जी नहीं, तिवारी बोला, काली बाबू पीछे पड़ गए हैं। सभी की इच्छा है कि बैसाख के आरंभ में ही ये शुभ कार्य संपन्न हो जाए। काली बाबू की छोटी लड़की को माताजी ने पसंद किया है। इस बात का आभास उनके कई पत्रों में भी था। तिवारी की बात अपूर्व को अच्छी नहीं लगी। बोला, इतनी जल्दी किस लिए? अगर काली बाबू को बहुत अधिक जल्दी हो तो वो और कहीं प्रबंध कर सकते हैं। तिवारी जरा हंसकर बोला, जल्दी माता जी को है। शायद लोग उनको एक खबर कहकर डराते हैं कि बर्मा में लड़के बिगड़ रहे हैं। अपूर्व को क्रोध आ गया। बोला, देख तिवारी, मुझे पंडिताई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। माँ को रोज़ रोज़ चिट्ठियाँ क्यों लिखता रहता है? मैं बच्चा नहीं हूँ। अकारण क्रोध से तिवारी पहले विस्मित हुआ। बीमारी के बाद से उसका दिमाग अच्छा नहीं था। रोष भरे स्वर में बोला, आते समय ये बात माँ को कहकर ना सके? ऐसा होने से मैं बच जाता, जात धर्म नष्ट करने के लिए जहाज पर न चढ़ता। अपूर्व ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। खूंटी से कोट नेकटाई लेकर पहनता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तिवारी गर्म होकर बोला, कल रविवार को जहाज चटगांव जाता है, मैं उसी से घर चला जाऊंगा, कह देता हूँ। अपूर्व जाते जाते बोला, न जाओ तो हजारों सौगंधें रहीं। अपूर्व के जाने का एकमात्र स्थान था तलवलकर का घर। लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि आज शनिवार है, उसका पत्नी के साथ थिएटर जाने का प्रोग्राम है। तभी उसे अचानक भारती की याद आ गई। उसका आहत अपराधी मन अपने ही प्रति बार बार कहने लगा, वो अच्छी तरह ही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो इतनी बड़ी जीवन मरण की समस्या में खबर भी ना देती। तेल के कारखाने के आसपास ही कहीं उसका नया मकान है, ये बात वो भूला नहीं था। उसे खोजकर ढूंढ निकालने की कल्पना से उसका मन नाच उठा। लेकिन इसे महसूस करके मन के चोर के पकड़े जाने की लज्जा से भी वो नहीं बच सका। शायद वो मुझे नहीं चाहती, शायद वो मुझे देखकर उपेक्षा करे। ये सोचकर वो स्वयं को सैकड़ों तरह से समझाने लगा। पुलिस वाले उससे हस्ताक्षर लेना चाहते हैं, इसी काम से वो आया है। वो कैसी है, कहाँ है, ये सब कौतूहल उसे अकारण नहीं है। इस तरह इतने दिनों बाद जाने का वो कोई उलाहना भी नहीं दे पाएगी। इस इलाके में अपूर्व पहले कभी नहीं आया था। काफ़ी दूर चलने पर दाईं ओर नदी के किनारे रास्ता दिखाई दिया। एक आदमी से पूछा, इधर साहब मेम लोग कहाँ रहते हैं? प्रत्युत्तर में उस आदमी ने आसपास के छोटे बड़े बंगले दिखा दिए। उनकी सजावट देखकर अपूर्व समझ गया कि उसका प्रश्न गलत था। संशोधन करके पूछा, अनेक बंगाली भी तो यहाँ रहते हैं, कोई कारीगर, कोई मिस्त्री है? वो आदमी बोला, बहुत हैं, मैं भी एक मिस्त्री हूँ, तुम किसको खोज रहे हो? अपूर्व ने कहा, देखो मैं जिसे खोज रहा हूँ, अच्छा जो बंगाली ईसाई अथवा। वो आदमी आश्चर्य से बोला, क्या कह रहे हैं? बंगाली फिर ईसाई कैसे? ईसाई हो जाने पर कोई बंगाली रह जाता है क्या? ईसाई ईसाई है, मुसलमान मुसलमान है, यही तो। अपूर्व बोला, अरे भाई, बंगाल का आदमी तो है, बंगला भाषा बोलता है। वो गर्म होकर बोला, भाषा बोलने से ही हो गया? जो जात देकर ईसाई बन गया, उसमें और क्या पदार्थ रह गया महाशय? कोई भी बंगाली उसके साथ आहार व्यवहार करे तो देख लूँ। ना मालूम कहाँ से मास्टरी करने कुछ लड़कियां आ गई हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं बस, इसीलिए कोई क्या उनके साथ खाना खा रहा है या बैठ रहा है? अपूर्व ने पूछा, कहाँ रहती हैं आप जानते हैं? वो बोला, जानता क्यों नहीं, इस रास्ते से सीधे नदी के किनारे जाकर पूछिए कि नया स्कूल कहाँ है।
छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। उसी रास्ते पर चलकर अपूर्व को लाल रंग का काठ का एक मकान दिखाई दिया। रात हो चुकी थी, सुनसान था। ऊपर की खुली खिड़की से बत्ती की रोशनी आ रही थी। किसी से पूछने के लिए वहीं खड़ा हो गया। उससे निश्चय हो गया कि भारती यहीं रहती है। 15 मिनट बाद 2-3 आदमी बाहर निकले। उसे देखकर एक ने पूछा, कौन है, किसे चाहते हैं? अपूर्व ने लज्जित होकर पूछा, मिस जोसेफ नाम की कोई महिला यहाँ रहती हैं? वो बोला, अवश्य रहती हैं, आइए। अपूर्व के जाने की इच्छा न थी। उसे दुविधा में देखकर वो आदमी बोला, आप कब से खड़े थे? आइए ना, हम आपको पहुंचा दें। यह कहकर वो आगे हो लिया। चलिए, कहकर वो उसके पीछे पीछे मकान के निचले कमरे में पहुंच गया। कमरा काफ़ी बड़ा था। छत से एक बहुत बड़ी बत्ती लटक रही थी। कुछ टेबल कुर्सियाँ, एक ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर चारों ओर तरह तरह के आकार और रंगों के नक्शे टंगे हुए थे। यही नया स्कूल है, देखते ही अपूर्व पहचान गया। वहाँ 4-5 स्त्रियों पुरुषों में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सहसा एक अपरिचित पुरुष को आते देख सब चुप हो गए। अपूर्व ने एक बार उन लोगों की ओर देखा, फिर जिसके साथ आया था उसी के पीछे पीछे चढ़ गया। भारती कमरे में ही थी। अपूर्व को देखते उसका चेहरा चमक उठा। कुर्सी पर बैठा कर बोली, इतने दिनों तक आपने मेरी खोज खबर खूब ली? अपूर्व बोला, आपने भी तो हम लोगों की खोज खबर नहीं ली। लेकिन ये उत्तर उचित नहीं था। ये कहते वो समझ गया। भारती हंसकर बोली, तिवारी घर जाना चाहता है तो चला जाए, ना जाने पर वो अच्छा भी ना होगा। अपूर्व बोला, इसका मतलब ये है कि मेरा ये अभियोग गलत है कि आप हम लोगों की खोज खबर नहीं रखती? भारती फिर हंसकर बोली, परसों 12 बजे से पहले ही कोर्ट जाकर रुपया और चीज़ें वापस ले आइएगा, भूल न जाइएगा। लेकिन उस पर तो आपके हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। मैं जानती हूँ। आपके साथ तिवारी की भेंट हुई? नहीं, लेकिन आप जाकर उस पर बेकार नाराज़ ना हो। अपूर्व बोला, झूठा नहीं, सच्चा क्रोध करना उचित है। अपने प्राण बचाने वाले के प्रति मन में कृतज्ञता रहना उचित है। भारती बोली, वो तो है ही, नहीं तो वो मुझे जेल भेजने की कम से कम चेष्टा जरूर करता। अपूर्व इस संदेह को समझ गया। नीचा मुंह करके बोला, आप मुझ पर भयंकर रूप से नाराज़ हैं? भारती बोली, कभी नहीं। सारे दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर घर लौटकर फिर समिति की सेक्रेटरी की हैसियत से अनेक चिट्ठी पत्री लिखने के बाद बिस्तर पर लेटते ही सो जाती हूँ। नाराज़ होने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। ओह, नाराज़ होने तक का समय नहीं है? भारती बोली, कहाँ है? आप किसी दिन सवेरे से देखिए कि सच कहती हूँ या झूठ। अपूर्व के मुंह से अनजाने ही एक लंबी सांस निकल गई। भारती बोली, मुझे देखने की क्या ज़रूरत है? फिर जरा रुक कर अपूर्व बोला, स्कूल से आपको क्या वेतन मिलता है? भारती हंसी दबाकर बोली, आप भी खूब हैं। क्या वेतन की बात पूछने पर उसका अपमान नहीं होता? अपूर्व क्षुब्ध कंठा से बोला, मैंने अपमान करने के लिए नहीं कहा, जब नौकरी ही कर रही हैं। ना करके क्या भूखा मर जाने को कहते हैं? भारती बोली, ऐसी नौकरी से भूखा मरना ही अच्छा है। हमारे ऑफिस में एक जगह खाली है, वेतन 100 रुपये माहवार मिलेगा, शायद 2 घंटे से अधिक काम नहीं करना पड़ेगा। आप मुझे वो काम करने को कहते हैं, तो हर्ज क्या है? भारती बोली, नहीं, मैं नहीं करूँगी। आप उसके मालिक हैं, काम में कभी भूल हुई तो लाठी लेकर द्वार पर आ खड़े होंगे। अपूर्व ने उत्तर नहीं दिया। मन ही मन समझ गया कि भारती ने केवल मजाक किया है। फिर बोला, मालूम हो रहा है कि आप लोगों का स्कूल शुरू हो गया है, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। भारती बोली, ऐसा होता तो शोर कुछ कम रहता। लगता है उनके शिक्षक विषय का निर्वाचन कर रहे हैं। आप नहीं जाएंगी? जाना तो है, लेकिन आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही। यह कहकर वो हंस पड़ी। लेकिन अपूर्व के कान तक लाल हो उठे। दीवार पर सजे कच्चे झाऊ के पत्तों पर अंकित कुछ अक्षरों पर नज़र डालकर अपूर्व बोला, वहाँ पर वो क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ सकते हैं? अपूर्व बोला, पथ के दावेदार। इसका क्या अर्थ है? ये हम लोगों की संस्था का नाम है। इस विद्यालय का संचालक भी यही है। आप इसके सदस्य बनेंगे? इसमें क्या करना होगा? भारती बोली, हम सब राही हैं।
मनुष्यत्व के मार्ग से मनुष्य के चलने के सभी प्रकार के दावे स्वीकार करके हम सभी बाधाओं को ठेल कर चलेंगे। हमारे बाद जो लोग आएंगे वो बाधाओं से बचकर चल सकें, यही हमारी प्रतिज्ञा है। चलिए हमारे साथ। हमारा राष्ट्र पराधीन है भारती। स्टेशन की एक बेंच पर बैठने तक का हमें अधिकार नहीं है। अपमानित होने पर दावा करने का उपाय नहीं। कहते कहते उस दिन की लांछना, फिरंगी लड़कों के बूटों के आघात से लेकर स्टेशन मास्टर द्वारा निकाले जाने तक की सभी अपमानजनक बातों को याद करके उसकी आंखें लाल हो उठीं। बोला, हमारे बैठने से बेंच अपवित्र हो जाती है, हमारे रहने से मकान की हवा बिगड़ जाती है, जैसे हम मनुष्य ही नहीं हैं। अगर हम लोगों की यही साधना हो तो मैं आप लोगों के दल में हूँ। आप क्या मनुष्य की पीड़ा का कुछ पता पा सके हैं अपूर्व बाबू? क्या वास्तव में मनुष्य के छूने में आपत्ति की कोई बात नहीं है? उसके शरीर की हवा लगने से दूसरे के मकान की हवा क्या गंदी नहीं हो जाती? अपूर्व ने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। मनुष्य के चमड़े का रंग उसकी मनुष्यता का मापदंड नहीं। किसी विशेष देश में जन्म लेना उसका कोई अपराध नहीं। क्षमा करना, आपके पिता ईसाई थे, इसीलिए कोर्ट ने मुझ पर 20 रुपया जुर्माना किया। ये कहाँ का न्याय है? याद रखिए, इसी कारण एक दिन हमारा सर्वनाश होगा। अकारण मनुष्य को छोटा समझना, ये घृणा, द्वेष, यह अपराध भगवान कभी नहीं सहन करेंगे। उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।